अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ एंजाइम। लास्ट वीडियो में हमने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस लास्ट वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव डिस्कस के एंजाइम जो है वो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। भाई हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, उनका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, उनकी शेप ग्लोबुलर होती है। ओके और ग्लोबुलर का मतलब होता है ग्लोब की तरह, ठीक है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, शेप वाइज क्लासिफिकेशन थी, चैप्टर 1 में डीपली डिस्कस किया था इसको। एवरी एंजाइम स्पेशली रिएक्ट विद स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सबस्ट्रेट, और हर एंजाइम के पास एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और फिर रिएक्शन होता है जस्ट लाइक दिस। ये आपका येलो वाला ये जो है ये आपका एंजाइम है और ये उसके सबस्ट्रेट हैं, और ये यहाँ पर आके बैठेंगे और फिर रिएक्शन होगा, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ रहे होंगे ना। अब हम पढ़ते हैं एक्टिव साइट क्या होती है। हमने देख लिया एंजाइम क्या है, हमने देख लिया कि भाई सबस्ट्रेट क्या है। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बैठता है और रिएक्ट करता है। एक्टिव साइट, ईच एंजाइम हैज़ अ स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइट सॉरी और हर एंजाइम जो है उसके पास एक स्पेशल चार्ज प्लेस होती है जहाँ पर आके सबस्ट्रेट फिट होता है। उस जगह को हम एक्टिव साइट कहते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है इन शेप टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ये वाली आपकी है, ये एंजाइम है। ओके, दिस इज़ योर एंजाइम एंड दिस इज़ योर सबस्ट्रेट, और ये जो जगह है इसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। ये एक्टिव साइट जो है ये चार्ज्ड होती है, यानी इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होती हैं, और इसका शेप जो है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की शेप कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी अपोजिट होता है, क्योंकि अपोजिट होगा तभी तो रिएक्ट करेगा ना, तो अपोजिट होता है। सही है, आप समझ गए। नाउ the charge in the shape of the active site is formed by some amino acids present in the polypeptide chain of the active site of the enzyme। कह रहा है जो चार्ज और शेप है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम का, वो यानी एक होती है चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव और एक होती है शेप। ये किससे बनता है? ये बनता है कुछ अमीनो एसिड के जो इस एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी देखें एंजाइम जो है वो किससे बना है? प्रोटीन से बना है। प्रोटीन के अंदर क्या होता है? अमीनो एसिड। तो होता क्या है, अमीनो एसिड्स की बड़ी बड़ी चेन होती हैं जो फोल्ड एंड क्वाइल्ड हो जाती हैं, ठीक है, और कुछ अमीनो वो मिलकर क्या बनाती हैं? एंजाइम। और कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक्टिव साइट पर आके कलेक्ट होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एक्टिव साइट बना लेते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ये। द अमीनो एसिड विच फॉर्म एक्टिव साइट कम क्लोज टू अरेंज इन स्पेसिफिक वे, और वो अमीनो एसिड्स जो एक्टिव साइट बना रहे होते हैं वो क्लोज आकर कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और अपने आप को क्वाइल और फोल्ड कर लेते हैं ताकि वो ग्लोबुलर सिमेट्री के अंदर फिट हो जाए और एक्टिव साइट आकर बनाए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। जो है वो इजी है, बहुत कंफ्यूज नहीं हो। तो कुछ अमीनो एसिड्स आकर एक्टिव साइट पर आके कलेक्ट होकर क्वाइल हो जाते हैं तो एक्टिव साइट बना देते हैं। नथिंग बिग डील। ओके, एक्टिव साइट की 2 रीजन्स होते हैं, एक होती है बाइंडिंग साइट, एक होती है कैटालिटिक साइट। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखें। एक्टिव साइट की 2 रीजन, बाइंडिंग कैटालिटिक, नाम से पता चल रहा है। बाइंडिंग का मतलब होता है यहाँ पर जस्ट आके एंजाइम बैठेगा और बाइंड हो जाएगा, ठीक है, यानी आके बैठेगा जस्ट और अटैच होगा, रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा बाइंडिंग साइट पे। जहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म होता है उसे कैटालिटिक साइट कहते हैं, जहाँ पर कैटालाइसिस हो रही होती है। सो बाइंडिंग साइट इज द रीजन ऑफ द एक्टिव साइट। बाइंडिंग साइट जो है वो एक्टिव साइट का रीजन होता है, यानी एक्टिव साइट की एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर अमीनो एसिड्स टेम्पररी बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ, यानी टेम्पररी बॉन्डिंग होती है सबस्ट्रेट की, और दूसरी जगह पर
अमीनो एसिड्स कुछ ऐसे होते हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं, तो उसे हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। आप परेशान नहीं होना कि अमीनो एसिड क्यों नाम आ रहा है, कि क्योंकि भाई एंजाइम पूरा बनावा ही प्रोटीन से है, तो प्रोटीन के अंदर क्या होती हैं, तो अमीनो एसिड्स होती हैं। तो वो अमीनो एसिड्स ही कुछ इस तरीके से रीअरेंज होती हैं कि वो एक्टिव साइट बनाए। इसके लिए कुछ अमीनो एसिड्स टेम्परेरी बॉन्डिंग करवाती हैं सबस्ट्रेट की, तो उस जगह को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, और कुछ अमीनो एसिड उसी एक्टिव साइट के अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। ओके, अब यहाँ पर है स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट का मतलब क्या होता है, यानी एंजाइम के कुछ स्ट्रक्चर्स। देखिए एंजाइम किन किन स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, कौन से चीज़ें हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होती हैं और किस चीज़ों से एंजाइम बना हुआ होता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा और पेपर पर लिखा है, तो आप पहले वहाँ से समझें फिर यहाँ पर आके समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इसको, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। और बहुत इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये पैटर्न अगर फॉलो करेंगे तो आपको ये जो है स्ट्रक्चरल याद हो जाएगा, कोफैक्टर क्या है, एंजाइम क्या है, नॉन प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, सब कुछ समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एंजाइम, एंजाइम्स जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक एंजाइम प्योरली प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो कोई ऐसा एंजाइम जो प्योरली प्रोटीन से बना है उसे कहते हैं प्रोटियोजाइम या एपो एंजाइम, ठीक है। और कोई ऐसा पार्ट जिसके साथ प्रोटीन भी है और उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच है, तो उसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम कहते हैं। समझे भाई, एक एंजाइम प्योरली प्रोटीन का बना तो उसे हम कहते हैं प्रोटियोजाइम या एपो एंजाइम। उसी ही एंजाइम के साथ प्रोटीन और वो एंजाइम प्रोटीन के साथ उसके नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच है, तो उसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम कहते हैं। डन। नॉन प्रोटीन पार्ट अगर मैं देखूं सिर्फ नॉन प्रोटीन पार्ट को, क्योंकि देखें प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम या प्रोटियोजाइम। अगर मैं इसका नॉन प्रोटीन पार्ट निकालूं कि खाली नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है वो एंजाइम का नॉन प्रोटीन हिस्सा है, उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर दो होंगे, एक होगा ऑर्गेनिक कोफैक्टर, एक होगा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के अंदर आपके मेटालिक आयंस आ जाते हैं, मैग्नीज, कैल्शियम, जिंक, क्लोरीन। ये आयंस जो है वो टेम्पररी बॉन्डिंग बनाते हैं एंजाइम के साथ, और फिर ये रिएक्शन के दौरान अटैच हो जाते हैं और बाद में फिर डिटैच भी हो जाते हैं, यानी एक अटैच होकर फिर अलग भी हो जाते हैं। डन। अब आता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक फैक्टर के फिर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लूजली अटैच, एक होता है टाइटली अटैच। अगर ऑर्गेनिक फैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो रहा है, यानी ये भी टेम्पररी बॉन्डिंग्स बना रहा है, तो इसे हम कहते हैं कोएंजाइम। डन। और अगर वो कोफैक्टर ऑर्गेनिक टाइटली अटैच होकर परमानेंटली बॉन्डिंग बना रहा है एंजाइम के साथ, तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। डन। आई होप यू आर गेटिंग। एंजाइम, एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, एंजाइम अगर प्योरली प्रोटीन से बना है तो उस एंजाइम को हम कहते हैं प्रोटियोजाइम या एपो एंजाइम। अगर उस प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच है तो कलेक्टिवली कहेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम। लेकिन अगर खाली नॉन प्रोटीन पार्ट को बाहर निकाला जाए तो उसे कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर के दो टाइप्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर मेटालिक आयंस, ऑर्गेनिक के अंदर दो टाइप्स, लूजली अटैच तो कोएंजाइम, टाइटली अटैच तो प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ गया। तो अगर मैं आपको कहूँ कि प्रोटीन और कोफैक्टर मिला तो क्या बना, प्रोटीन और कोफैक्टर मिला तो क्या बना, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई मिस उसको कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम कहेंगे। देखिए प्रोटीन मिला और उसके साथ मैंने कोफैक्टर मिला दिया, तो कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्टी तो होता है। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन मिलेगा तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहेंगे या होलो एंजाइम कहेंगे कलेक्टिवली। ठीक है, इन दोनों को कलेक्टिवली कहेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। लेकिन अगर खाली इसके नॉन प्रोटीन पार्ट को देखें तो उसे कोफैक्टर कहेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर के साथ अगर प्रोटियोजाइम या एपो एंजाइम मिल गया
तो उसे कलेक्टिवली कहेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम। लेकिन अगर खाली नॉन प्रोटीन पार्ट है तो उसे हम कहेंगे कोफैक्टर। ठीक है, और ये सारी तो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ ली। चले अब जो है इसको थोड़ा बुक में भी देख लेते हैं, बुक के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, चले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है बिसाइड एक्टिव साइट सम एंजाइम्स आर कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, सो बिसाइड एक्टिव साइट, असल में मैं अभी सुबह में वीडियो बना रही हूँ तो अभी आपको ठेले वाले की वॉइस भी सुनाई देगी, आपको सब्जी वाले की, फ्रूट वाले की, तेल वाले की, ईच एंड एवरी वॉइस यू हैव टू लिसन। ओके, सो इग्नोर कीजिएगा उसको और कंसंट्रेट ऑन द स्टडीज। डन। सो बिसाइड एक्टिव साइट सम एंजाइम्स आर कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो कंप्लीटली अगर प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वाइल द अदर एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के भी बने हुए होते हैं। सो ऐसे एंजाइम्स को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। डन। कौन से एंजाइम भाई? जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के बने हुए हैं उसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। और उसके नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम को क्या कहते हैं? कोफैक्टर। वो रेस्पॉन्सिबल होता है अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट इन परफॉर्म इट कैटालिटिक एक्टिविटी। मतलब कोफैक्टर जो होता है ना वो सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और कैटालिटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म करवाता है। कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में आपके मेटेलिक आयंस होते हैं जो डिटेचेबल होते हैं। ठीक है, और उसे हम कोफैक्टर, और ऐसे कोफैक्टर्स को हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं? जब रिएक्शन हो रहा होता है तो अटैच हो जाते हैं और फिर बाद में डिटैच हो जाते हैं। अदर कोफैक्टर्स को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसके अंदर फिर दो कैटेगरी आती है, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो विटामिन डेरिवेटिव होते हैं, जैसे NAD और FAD। अब इसका क्या मतलब है? देखें, कुछ एंजाइम्स जो फॉर एग्जांपल देखें, मेरी बॉडी ने इनटेक किया विटामिन, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? उस विटामिन के मॉलिक्यूल को NAD और FAD कोएंजाइम के अंदर ट्रांसफ़र करेगी। तो यही लिखा है कि कुछ कोएंजाइम्स जो होते हैं वो जो कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। दे बिहेव लाइक और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ये भी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह ही बिहेव करते हैं। इसका मतलब है ये कुछ टाइम के लिए सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं फिर डिटैच हो जाते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर मेटेलिक आयंस कर रहे थे, सेम यही ये भी इसी तरीके से करते हैं। डन। और ये NAD FAD क्या है? चैप्टर 4 में डीपली पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी करवाते हैं। द अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, और दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ओके, जो दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, इट इज बॉन्डेड कोवलेंटली एंड परमानेंटली पार्ट ऑफ द एंजाइम। और ये कोवलेंटली और परमानेंट बॉन्ड बनाता है एंजाइम के साथ, और ये डिटैच नहीं होता। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन ऑफ द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अंदर एक मैग्नीशियम होता है जो 4 नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, और उससे उसको हम पोरफायरिन कहते हैं। तो होता क्या है, जो मैग्नीशियम होता है ना वो वहाँ पर परमानेंटली अटैच होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करवाता है। तो उन्होंने उसका एग्जांपल दिया कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है। लास्ट इज द कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट अ कोफैक्टर, उसे एपो एंजाइम कहेंगे। यानी ऐसा एंजाइम कॉन्जुगेटेड बना, उसके साथ प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों अटैच होंगे, जिसके साथ कोफैक्टर ना हो, यानी उसका नॉन प्रोटीन पार्ट हटा दो, कोफैक्टर हटा दो, तो क्या बचा? एपो एंजाइम। देखें, इन्होंने फिर यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। क्या लिखा है भाई? द कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। तो ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम था आपका, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कह रहे थे? कोफैक्टर। तो कह रहा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम में से आप अगर कोफैक्टर को हटा दें तो क्या बचा? खाली प्रोटीन हिस्सा, और प्रोटीन हिस्से वाले को क्या कहते हो? एपो एंजाइम। समझ आ गया? तो यहाँ पर यही लिखा है कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम विदाउट अ कोफैक्टर, उसे हम एपो एंजाइम कहेंगे। और ये सेपरेटली काम नहीं करता, यानी खाली प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, कोफैक्टर जो है वो लगना इज इम्पॉर्टेंट। और इट इज़ एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कह रहे हैं कोई एंजाइम जिसके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर मिक्स हो। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या है? प्रोटीन पार्ट एंड कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट कलेक्टिवली हो जाएं तो क्या कहेंगे?
होलो एंजाइम। वही बात फिर कॉन्जुगेटेड एंजाइम का कहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन मना प्रोटीन और कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट मिल गया तो क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। डन। अब इसको एक बार फिर वीडियो को 2 बार देखेंगे ना तो मे भी आपको समझ आ गए, लेकिन अगर पहली बार में आ गया है तो दैट्स गुड। ओके, यहाँ पर उन्होंने एक लास्ट बात लिखी है कि पेप्सिन इज एन एंजाइम सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन। अब यहाँ पर कह रहा है कि पेप्सिन जो है, अच्छा सुने, पेप्सिन जो है ना वो एक एंजाइम है बाबा जो प्रोटीन पर एक्ट करता है, यानी वो प्रोटीन के लिए बना है, वो प्रोटीन पर काम करेगा। तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन निकलता है, लेकिन अपने इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है और उस इनएक्टिव फॉर्म को कहते हैं पेप्सिनोजिन। इनएक्टिव का मतलब क्या, पेप्सिन होगा तो जाहिर सी बात है पेप्सिन एंजाइम है तो उसके पास क्या होगी, एक्टिव साइट होगी। तो पेप्सिनोजिन और पेप्सिन में क्या फ़र्क है, पेप्सिन की एक्टिव साइट ओपन होगी और पेप्सिनोजिन की एक्टिव साइट बंद होगी कुछ पॉलीपेप्टाइड्स चेंज की वजह से, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक होगी। जब एक्टिव साइट ब्लॉक होगी तो क्या कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल काम कर सकेगा उस पर, नहीं कर सकेगा, इसके लिए उसको इनएक्टिव कहते हैं। जब पेप्सिनोजिन HCl के साथ एक्ट करता है यानी HCl आके इस पर रिएक्ट करेगा तो उसकी जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो एक्टिव साइट को ब्लॉक करके बैठी हुई है वो रिमूव हो जाती है और पेप्सिन फिर से एक्टिव हो जाता है। ये क्यों होता है भाई, देखें, क्योंकि पेप्सिन जो है वो समझें एक छुरी है, ठीक है, जिसकी जो धार है वो भी कवर है। छुरी की धार जो है वो कवर है तो उसकी धार आके कौन मिटाएगा, उसकी भाई धार जो है वो HCl आके रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से फिर वो छुरी काम कर सकती है। तो जब तक छुरी का काम नहीं है तो उसकी धार को हमने बंद करके रखा है, जैसे ही काम हुआ उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया, उसकी जो छुरी की जो धार थी वो कवर थी जो पहले वो हटा दी और फिर वो पेप्सिन बन गया। देन ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि कैसे एक्टिव साइट ब्लॉक वगैरह हो सकती है। डन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। देखते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस देखते हैं। सो आपका देखने के लिए भी बहुत थैंक यू। लेकिन एक बात है कि भाई अगर शेयर कर देंगे तो आपके साथ और भी बच्चे बेनिफिट उठा सकेंगे। अच्छा, ये ना समझिएगा कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा फ्रेंड ना पढ़े, वो आगे ना मार्क्स ले जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसको मार्क्स लेने होंगे तो वो कहीं से भी ले लेगा, डजेंट मैटर। तो आप ना कंपटीशन ऐसा बनाएं कि एक दूसरे की हेल्प करके कॉम्पीट करें, क्योंकि हेल्प करने से होता क्या है, कुछ नॉलेज उसके पास होगी वो आपके पास आ जाएगी, कुछ आपकी नॉलेज उसके पास चली जाएगी। इससे जो है बहुत अच्छा होगा और है ना आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और नॉलेज रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, नॉलेज हमेशा शेयर ही की जाती है। सो मेरा चैनल में भी नॉलेज है, उसको भी आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो पहुंच सके ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो। दूसरी बात ये, बच्चे कह रहे हैं कि भाई नोट्स जो हैं वो मैम आप हमें दें, हमें ईमेल पर भेज दें, ये कर दें, वो कर दें। बेटा मेरे पास नोट्स लिटरली नहीं है, ना ही मेरे पास टाइम है जो मैं उनको बना सकूं। आपको नोट्स कहीं से भी मिल जाएंगे, आप वो कहीं से भी उठा लें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं और वो है व्हाट्सएप चैनल्स हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ले लें, कोई मसला ही नहीं है। बस यहाँ पर आके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, लिटरली आपको कोई भी चीज़ जो है ना बॉदर नहीं करेगी, इंशाल्लाह आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो जो बातें मैं बताती जा रही हूँ बुक ही खोलें, उस पर ही लिखें और है ना वही जो है वो करते जाएँ और पढ़ते जाएँ। मैं आपका लिटरली टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसके लिए मैं जो है जल्दी बात कर रही हूँ ताकि वीडियो जल्द से जल्द ख़त्म हो। ओके, आज की वीडियो में काफ़ी डिस्टर्बेंस होंगी, पीछे वॉइस है बहुत ज़्यादा, सो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा और इस टॉपिक को डिटेल में समझिएगा और फिर बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।